ट्रक चिकन वाला। एक गांव में पंकज नाम का एक ट्रक वाला था जो दुनियादारी से अनजान और भोला था। एक दिन पंकज की पत्नी, देखो जी, ट्रक में जो कमाई होती है उससे हमें घर चलाना मुश्किल है। अपना बेटा टिंकू बहुत होशियार है, उसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। उसके लिए काफी पैसे चाहिए। आपकी आमदनी कैसे बढ़ाए ये सोचिए। हाँ बापू, हर एग्जाम में मैं ही फर्स्ट आता हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और तुम्हारी और माँ का खूब देखभाल करूंगा। अरे मेरे ट्रक को एक दिन काम मिला तो 2 दिन खाली बैठना पड़ता है। मैं आमदनी कैसे बढ़ाऊं यूं सोच रहा था कि उसका सेलफोन बजने लगा। हेलो, जी हाँ, मैं पंकज बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं बस निकल रहा हूँ, यूं सेलफोन में बोलकर अपनी पत्नी सुषमा से, सुषमा किराया मिल गया, मैं चलता हूँ कहकर निकला। उस गांव में KR पोल्ट्री फार्म नाम का एक पोल्ट्री फार्म था। उसका मालिक करण राठौड़ बहुत कंजूस था। अपने पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों को एक दिन बुलाकर करण राठौड़, देखो भाइयों, तुम सब मेरे बच्चे की तरह हो। मेरे बच्चों में और आप में एक ही फर्क है। मेरे बच्चों की जरूरतें मैं पैसे देकर खरीद लेता हूँ। आप लोगों को जो चाहिए वो खरीदने के लिए मैं हर महीने आप लोगों को पैसे देता हूँ। बस इस पोल्ट्री फार्म में मिलने वाले पैसे हर महीने मैं आप लोगों को ही देता हूँ वेतन के रूप में, यानी मेरी कमाई आप लोगों में बांट देता हूँ। आज अपने फार्म में 100 मुर्गियां मर गयी और नुकसान हो गया। मेरी कमाई को बांटने वाले आप लोगों को मेरा नुकसान भी तो बांटना चाहिए, यही इंसाफ है। इसीलिए इस महीने आप सबका वेतन मैं आधा काट रहा हूँ। तब विजय नाम का एक कर्मचारी, ये अन्याय है मालिक, जब आपकी आमदनी बढ़ी तब तो आपने हमारा वेतन नहीं बढ़ाया, तो फिर हम आपका नुकसान क्यों बांटे? हम आपके बिजनेस के पार्टनर नहीं हैं। मेहनत करके पसीना बहाकर काम करने वाले मजदूर हैं। आप हर महीने कुछ ना कुछ बहाना करके हमारे पैसे काट देते हैं। मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। देखो विजय, जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम 2 साल तक मेरे पास काम करोगे। सभी सुन लो, मर्जी हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे पास काम करना ही पड़ेगा, याद रहे। धत ये सोचकर कि 2 साल तक आराम से एक ही जगह काम करेंगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पर ये करण राठौड़, ये तो हमारे मेहनत लूटने वाला डाकू है। पता नहीं इस कंजूस से हमें कब छुटकारा मिलेगा। यूं मन में सोचकर दुखी हो रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, करण राठौड़ साहब, अरे करण राठौड़ साहब। मुड़कर देखा तो वहाँ पंकज, करण राठौड़ साहब, हाँ मैं ही करण राठौड़ हूँ, आप कौन हो? साहब, आपके पोल्ट्री फार्म के लिए दाना लेकर आने वाला ट्रक खराब हो गया था। उस ट्रक ड्राइवर राजेश ने वो सारा माल मेरे ट्रक में लाद दिया है, दाना उतरवा दिया है, मेरा किराया दे दीजिए। उस राजेश से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहिए था, उसने साइन नहीं किया, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रहा है। फार्म में डिलीवरी के लिए मुर्गियां भी तैयार हैं, कल से मुर्गियां डिलीवरी करने के लिए भी एक ट्रक चाहिए, कैसे करूं? यूं सोचकर, ठीक है भैया, ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर पंकज को पैसे दिए। पंकज ने पैसे गिने और, करण साहब, मेरा किराया केवल 3000 रुपए है, आपने गलती से 5000 रुपए दे दिया है, ये लीजिए आपके बाकी पैसे, कहकर उसके पैसे लौटा दिए। करण अपने आप से, अरे दूसरों के हाथों से पैसे छीनकर भागने वाले आज के दिन में यूं ईमानदारी से पैसे लौटा रहा है, ये तो बिल्कुल भोला है। ऐसे आदमी की ही मुझे जरूरत थी। पंकज से, भैया सुनो, यदि तुम मेरे मुर्गियों को ग्राहकों तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक मुर्गी का 10 रुपए दूंगा। तुम दिन में जितनी मुर्गी डिलीवरी करोगे उतना पैसा कमा पाओगे। करूंगा ना साहब, मुझे काम चाहिए और पैसे चाहिए, बस। देखो पंकज, हमारे KR पोल्ट्री फार्म का एक रूल है, तुम्हें हर हाल में मेरे पास 2 साल के लिए काम करना होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। खास बात यह है कि एक बार मुर्गियों को मैंने ट्रक में चढ़ा दिया तो उनके पैसे कस्टमर से वसूल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक मुर्गी का भी पैसा ना मिला तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ये बहाने नहीं सुनूंगा कि रास्ते में मुर्गी उड़ गई या मुर्गी मर गए या फिर कस्टमर ने पैसे नहीं दिया। तुम्हें ये सब मंजूर हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस खुशी में कि हर रोज उसे काम मिलेगा, पंकज ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अगले दिन पंकज ने अपने ट्रक को मुर्गियों को ले जाने के लिए आसान हो यूं उसे बदल डाला। तब ट्रक वाला पंकज चिकन ट्रक वाला पंकज बन गया और KR पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को लेकर
कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद कस्टमर का एड्रेस कागज में पढ़कर, अरे ये क्या, ये JFC कंपनी का एड्रेस तो 300 किलोमीटर दूर है। अगर इसे उतनी दूर डिलीवरी के लिए ले गया तो मैं जो पैसे मिलेंगे वो तो डीजल के लिए भी कम पड़ेगा। मालिक ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, पहले टाइम पर डिलीवरी करके फिर मैं मालिक से बात करता हूँ। यूं मन में सोचकर ट्रक को JFC कंपनी ले गया और मुर्गियों को अनलोड कराया। करण के पास आकर, मालिक मैंने मुर्गियों को डिलीवरी कर दिया है, ये रहे पैसे, कहकर पैसे दिए। फिर एक बात कहना था मालिक, JFC कंपनी यहाँ से काफी दूर है, दिन में एक चक्कर ही लगा पाऊंगा। आप जो पैसे दे रहे हैं वो कम है, आप मेरा किराया बढ़ाइए। अरे वाह, क्या बात है पंकज, भूल गए अपना कॉन्ट्रैक्ट। मैं ट्रक में लोड चढ़ाकर बिल दूंगा, वो चाहे कितनी भी दूर हो, तुम्हें उसे डिलीवरी करके पूरी रकम लाकर मुझे देना होगा। बस यूं 2 साल तुम्हें काम करना ही होगा। तब पंकज बहुत उदास होकर अपने पत्नी और बेटे टिंकू से, मैं इस लालच में कि हर रोज मुझे काम मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसका बेटा टिंकू, पिताजी अब चिंता ना करें, इन 2 सालों में खूब पैसा कमाने के उपाय है मेरे पास। आप अपने ट्रक को वैसे बदलिए जैसे मैं कहता हूँ। टिंकू के कहे अनुसार ही अपने ट्रक को 2 हिस्सों में बांटा। एक भाग चिकन के लिए था और दूसरा भाग चिकन काटने के लिए। ऐसा बदलकर KR पोल्ट्री में लोड उठाकर निकल पड़ा। यूं उस लोड के साथ पंकज एक कॉलोनी में गया और जाकर, सुनो सुनो भाइयों और बहनों, कॉलोनी के निवासियों के लिए एक खुशखबरी। अब से आपको चिकन की दुकान पर जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। चिकन की दुकान आपके पास आ चुकी है। आपको जो लाइव बर्ड पसंद हो उसे खरीदें और फ्रेश चिकन अपने घर ले जाएं। कॉलोनी के लोगों ने आकर फ्रेश चिकन खरीदा। एक कॉलोनी वाला पंकज के पास आकर, भैया आपके चिकन ट्रक के कारण लोगों को बहुत दूर चिकन की दुकान तक जाने का काम बच गया है। अब फ्रेश चिकन हमारे घर के पास ही मिल रहा है, तुम हर रोज यहाँ आया करो। पंकज ने सारा चिकन बेच दिया तो करण को जो पैसे देने थे उसके अलावा इसके पास काफी पैसे बच गए। उसके बेटे के कहे अनुसार डीजल का खर्चा भी बच गया। खूब कमाई हुई। पंकज करण के पास गया और चिकन के पैसे उसे दिए। पैसे लेकर करण, पंकज तुमने JFC को चिकन डिलीवरी नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन किया था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही काम किया मालिक, आपने चिकन लोड चढ़ाया और मुझे बिल दिया, मैंने आपको बिल का अमाउंट ला कर दिया। मैं डिलीवरी किसे देता हूँ इससे आपको मतलब, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 साल चिकन लोड देना ही होगा। इस ड्राइवर ने रिवर्स गियर डाल दिया। मैंने JFC को 2 साल के लिए चिकन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। JFC का कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ तो मेरी सारी संपत्ति बेचकर भी मैं उसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। यूं सोचकर, अरे पंकज भैया, मैंने अपनी कंजूसी के कारण तुम्हारी ईमानदारी को तुम्हारा भोलापन समझकर गलती की, मुझे माफ करो। मैं काम के हिसाब से ही तुम्हें मजदूरी दूंगा, मुझे और मेरे परिवार को बचा लो भैया, कहकर उसका पांव पकड़ लिया। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ यहाँ के सब मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शुक्र है कोई तो आया जो इस कंजूस को सबक सिखा पाया। पंकज भाई जिंदाबाद, पंकज भाई जिंदाबाद, कहकर बोला। मैजिकल हैंड पंप। बड़े चौड़ी नामक गांव में देवाशीष नाम का एक बहुत बड़ा धनवान था। उसके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत धोखेबाज था, लेकिन सुरेश बहुत भोला था। जब भी मौका मिला तो रमेश सुरेश को धोखा देता था। थोड़े समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। रमेश की बीवी का नाम था अमला और सुरेश की बीवी का नाम था विमला। एक दिन देवाशीष, बच्चों प्लीज मेरे गुजरने के बाद तुम दोनों बिछड़ मत जाना, एक दूसरे के साथ ही रहना और जायदाद को कभी मत बांटना। ऐसे करोगे तो मेरे आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों बाद देवाशीष गुजर जाता है। एक दिन रमेश, भाई सुरेश, हम अगर जायदाद को अपने अपने हिस्सों में बांट ले तो अच्छा होगा। अरे ये क्या भाई, पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, प्लीज ऐसे मत करो भाई, प्लीज। तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो सब सोचने लगोगे तो कैसे चलेगा। हम दोनों का अलग अलग परिवार है
आगे जाके समस्या ना हो इसीलिए जायदाद को बांटने की बात कर रहा हूँ बोलकर उसको समझाता है। बाद में घर पे रमेश की पत्नी अमला, लेकिन अब ये जायदाद को बांटने की जरूरत क्या है? अरे पगली, तुम्हें मेरी होशियारी समझ नहीं आ रही है। पिताजी के जायदाद के अच्छे अच्छे हिस्से मैं रख लूंगा और बेकार वाले हिस्से सुरेश को दे दूंगा। वो भोला है ना, वो तुरंत ले लेगा। जैसे खेत को ही ले लो, उसको आधा आधा बांट तो दिया मैंने, लेकिन मेरे हिस्से में बढ़िया पंप, कुआं और पानी है। उसके हिस्से में तो हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं है। कहकर हंसता है। उसके बाद सुरेश अपने खेत में हैंडपंप चलाता है, लेकिन जितना भी ट्राई करो उससे पानी नहीं निकलता है। इससे सुरेश बहुत उदास हो जाता है। लेकिन रमेश मोटर डालकर अपने खेत में पानी डाल देता है। बाद में घर पे सुरेश की बीवी विमला, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। जिस खेत में पानी आ रहा है वो उसने रख लिया और आपको जिसमें पानी नहीं आ रहा है उसको दे दिया। यही नहीं, हर बात में उसने आपको धोखा दिया है। कहकर रमेश के हर धोखे को समझाती है। तुम सच ही बोल रही हो, सही में मेरा भाई बहुत बेईमान है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक उपाय सोचते हैं। अगले दिन विमला अमला से बोलती है, दीदी, मेरे पति ने आप लोगों को बहुत धोखा दिया है। सच नहीं बोलूंगी तो पाप लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। हमारे खेत के हैंडपंप से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये बात किसी को मत बताओ, कहकर मेरे पति ने मुझे डराया और धमकाया। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। ये सुनकर अमला रमेश के पास जाती है और पूरी बात बताती है। रमेश चौंक जाता है। ये बात सुनकर दोनों खेत को छुपकर देखते रहते हैं। तब सुरेश हैंडपंप के पास जाकर उसके नीचे एक टोकरी को रख देता है। उसके वाटर पंप चलाते ही पाइप में से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रमेश को पता नहीं था कि वो सब पाइप में पहले से भरे हुए नकली सिक्के थे और वो चौंक जाता है। बाद में रमेश सुरेश से, भाई मुझे तुम्हारे खेत को भी मेरे हिस्से में जोड़ने का मन कर रहा है, तुम मुझे बेच दोगे क्या? चाहिए तो मेरी पूरी जायदाद मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पिताजी ने रात को सपने में मुझसे यही बोला था, प्लीज उनके बातों को मत ठुकराओ प्लीज। ये लो, पूरी जायदाद के पेपर्स मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। पिताजी के बातों का थोड़ा भी महत्व है तो मुझे तुम्हारा खेत दे दो प्लीज, कहकर गिड़गिड़ाता है। सुरेश ने हाँ कहकर जायदाद के पेपर्स ले लिए। ठीक है भाई, उस खेत को तुम ही ले लो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाद में रमेश और उसकी पत्नी ने हैंडपंप चलाया और ढेर सारे सोने के सिक्के टोकरियों में भर लिए। उसे एक गाड़ी में डालकर सोनार के पास लेके गए। वहां दुकान में रमेश, क्या सेठ, तुम्हें सोना बेचने आया हूँ, देखो कितना सारा है। तुम्हारी औकात है क्या ये सब खरीदने की? तुम्हें देख के तो लगता नहीं है। एक काम करो, तुम अपने दूसरे सोनार साथियों को भी बुला लो, सभी मिलकर सारा सोना खरीद लेना। रेट डिसाइड करके सभी को बेच दूंगा। चलो चलो, बुलाओ बुलाओ। वैसे बहुत सारे व्यापारी उस दुकान के पास आते हैं। एक सोनार एक सिक्के को पत्थर से घिस के उसे परखता है। तब पता चलता है कि पूरा सोना नकली है। तब रमेश को पकड़ के, क्या बे, नकली सोना बेचने की कोशिश करता है, उस पे बड़े बड़े बातें भी करता है और हमारा अपमान करता है, कहकर उसको पकड़ के खूब पीटते हैं।